નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અંકલટી. તો આજનો પ્રોપર્ટી ગુરુનો આ એપિસોડ ખાસ છે કારણ કે આ એપિસોડની અંદર આપણે જે ઘરના ખરીદદારો છે, ઘરના ગ્રાહકો છે, એમના મનમાં ઘરની ખરીદારી પહેલાં ઉઠતા તમામ સવાલોનો જવાબ મેળવવાનો છે. આમાં જે લોકો અત્યારે ઘર ખરીદવાની ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે થી માંડીને જે થોડા લાંબા ગાળે ઘર ખરીદવાની ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું રિયલ એસ્ટેટમાં વિચારી રહ્યા છે, એમને લગતા દરેક પ્રશ્નોને વાચા આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ આ એપિસોડની અંદર કરીશું. અને આ ચર્ચામાં મારી સાથે મુંબઈ સ્ટુડિયોમાં ખાસ જોડાયા છે રાજીવ રંજન, જેઓ કો ફાઉન્ડર અને સીઈઓ છે મેન્ટર્स रियल एस्टेट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ना. राजीव जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी नमस्कार। बाजार पर. और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में बताया कि आज हम चाहते हैं कि जो घर खरीदार हैं उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जिसको हम खास करके जवाब दे पाए, और आपकी एक्सपर्टीज़ इस बारे में क्या कहती हैं वो हम ज़रूर अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं. तो ज़रूर। सबसे बड़ा सवाल जो रहता है सबसे पहला कि घर खरीदने के लिए वक्त कौन सा सही है. बहुत बार कहा जाता है कि जितना जल्दी घर खरीद लिया जाए वो सबसे बेहतर रहता है. बहुत सारे गेस्ट हमारे ये कहते हैं कि आज घर खरीदने का सबसे बेहतरीन वक्त है, आप जिस भी दिन सोच रहे हो तो. पर फिलहाल दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो, अ, अपने अपने देश के अंदर की बहुत सारी बातें हो, जिस तरीके से अब इंटरेस्ट रेट की बात, बहुत कुछ है. फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं कि जिनको घर खरीदना है, क्या ये वक्त सही है घर खरीदने के लिए या वेट करें? ये बहुत ही हिट क्वेश्चन है। जो भी ग्राहक खरीदना चाहते हैं घर, चाहे वो मिड सेगमेंट में खरीदें या अफोर्डेबल में खरीदें, या बहुत बारी कैशी रिच कस्टमर्स होते हैं जो लग्जरी सेगमेंट में भी खरीदना चाहते हैं, ये सवाल बशर्ते सबके मन में रहता है कि अभी खरीदूं कि बाद में खरीदूं. इसका आंसर आपके पास ही है. आंसर ये है कि आप घर क्यों खरीदना चाहते हैं. यदि आप घर एंड यूज़ के लिए खरीदना चाहते हैं तो घर आप कभी भी खरीदें, वो आपके लिए अच्छा समय ही है. कारण जब आप घर खरीदते हैं अपने रहने के लिए, एंड यूज़ के लिए, तो आप हर महीने घर का रेंट बचाते हैं. वो एक मैसिव सेविंग्स हो जाती है. और जब चूंकि आपने अपने एंड यूज़ के लिए घर खरीदा है तो प्रॉपर्टी तो लंबे दौर में, लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट होती ही है. तो ऑलवेज अ गुड टाइम इफ़ यू आर अ एंड यूज़र. यदि आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट का है तो डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि होम लोन इंटरेस्ट क्या चल रहा है वर्सेस प्राइस ट्रेंड. और जब भी आपको वो एक बेटर कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे होम लोन दर काफ़ी सस्ता है और आपको मनचाही प्रॉपर्टी मिलती है ऐसे जगह पे जो कि काफ़ी फ्यूचर पोटेंशियल रखती है, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए. ઓકે, તો તમારે અત્યારે ઘર ખરીદવું જોઈએ કે નહીં? તો જે આપણે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓની વાત કરી, મોટો સવાલ આ છે કે તમારે વૈશ્વિક પરિસ્થિતિઓ ક્યારે જોવાની છે. પહેલાં તમને જો રહેવા માટેનું ઘર ખરીદવાનું છે તો તમારે માટે આ બધું જોવાની અત્યારે કાંઈ જરૂર નથી. જો તમારી ફાઇનાન્શિયલ સિચ્યુએશન અને જે આપણે વાત કરી કે અહીંયા આગળથી હોમ લોનની કેવી રીતની સ્થિતિ બની રહી છે એ જોઈને તમે ચોક્કસપણે અત્યારે પણ ઘર લઈને ચાલી શકો છો. અને ઘર રહેવા માટે લેવું હોય તો વહેલી તકે લેવામાં જ ખાસો ફાયદો રહે છે. તમારું જે ભાડાની પૈસા છે એની એક મોટી બચત થતી જાય છે, અને લોન પર લો છો તો એ લોન એ સમયગાળામાં તમારી ભરાવાની શરૂ થઈ જાય છે. તો આ એક મોટો પ્રશ્નનો જવાબ આપણે અહીંયા આગળથી મેળવવાની કોશિશ કરી છે. હવે બીજો મોટો પ્રશ્ન, અંડર कंस्ट्रक्शन के પછી रेडी पोजीशन. खास ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है सबके दिल में होता है राजीव जी कि अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदे या रेडी पोजीशन. रेडी पोजीशन में बहुत सारी क्लैरिटी हमारे पास रहती है. हमें बस पेमेंट करके शायद हम थोड़े ही महीने में घर में अगर इंटीरियर करवा लिया तो रहने जा सकते हैं. वो बहुत सारा टेंशन कि पोजीशन डिले होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं रहता है. पर प्राइस थोड़े महंगे पड़ते हैं. और अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर जाए, वेट करना पड़ता है और थोड़ी टेंशन रहती है कि पोजीशन डिले हो सकता है. तो वो सब मैटर करता है. पर ओवरऑल अगर आप देखा जाए, क्या आपकी एडवाइस रहेगी, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी पोजीशन, क्या चुनना चाहिए? ये अगेन एक हर एक कस्टमर के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता ही रहता है. एंड ऑनेस्टली इसका जवाब यही है कि आप कौन से स्टेज पे बैठे हो.
आपकी अभी की इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है। इफ़ यू वांट कि आपको इमीडिएटली घर चाहिए तब तो आपको रेडी पोजीशन ही लेना चाहिए। यदि आपके पास एक ऐसा टाइम पीरियड है कि आपको लगता है कि नहीं, मेरी नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट प्रमोशन में मेरा इंक्रीमेंट होगा, या आपको कहीं से फंड्स आ रहे हैं, या आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे फ्यूचर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के आप घर थोड़ा बड़ा लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन सही होता है। ये बात तो तय है कि जैसा कि आपने बताया, रेडी टू मूव इन में आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, जो देखा वो मिला। अंडर कंस्ट्रक्शन में पीस ऑफ माइंड भले ना मिले, लेकिन आपको वो बेटर रेट कंपेयर टू रेडी टू मूव इन, जो कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे अच्छा रिटर्न आ जाता है, आरओआई अच्छा आ जाता है, वो ज़रूर मिलता है। बट अंडर कंस्ट्रक्शन लेने से पहले आपको 2-3 बातों का मुख्य ख्याल रखना ही रखना है। नंबर 1, क्या आप रेरा सर्टिफाइड बिल्डर चुन रहे हैं, आई मीन रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट चुन रहे हैं। दूसरी बात, क्या ये साउंड एंड सेफ डेवलपर है, क्या इसका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, क्या आपने वो ड्यू डिलिजेंस किया है अपने एंड पे। एंड थर्ड पॉइंट, पास्ट डिलीवरी सही होनी चाहिए, वादे सही नहीं होने चाहिए। फ्यूचर प्रोमिसेस को ध्यान में रख के आपने यदि घर खरीदा तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। बिल्डर का रेपुटेशन अच्छा है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, फिनेंशियल कैपेबिलिटी अच्छी है, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, तो आपको घर भी अच्छा मिलेगा, आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी, और आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। ઓકે, તો આપણે અહીંયા કરતી જે વાત કરી કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન ઘર જ્યારે તમે ખરીદો છો તો ત્યાં તમારે ઘણી સાવચેતી રાખવાની છે, અને ખાસ કરીને કોઈ પણ તમે રેડી પોઝિશન ઘર લો છો કે અંડર કન્સ્ટ્રક્શન, એક તો રેરા રજિસ્ટર હોવું ખૂબ જરૂરી છે, અને આ તમારે જોઈ જ લેવાનું છે. અને આપણે એ માનીને ચાલીએ છીએ કે હવે સીએનબીસી બજારના દર્શકોને આપણે રેરા પર આટલું બધું ડિસ્કશન કર્યું છે. તમે કોઈ પણ શહેરમાં હશો, તમારા રાજ્યના રેરાની વેબસાઇટ પર જઈને એ પ્રોજેક્ટ રજિસ્ટર છે કે નહીં એ ખાસ તમારે જોઈ લેવાનું રહેશે. અને અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પર જ્યારે તમે ખરીદવા જાઓ છો તો અમુક ખાસ તકેદારીઓ રાખવાની રહેશે. पर राजीव जी, जो बात हमने यहाँ पे कही कि रेपुटेशन डेवलपर का जान लेना चाहिए, अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा रेरा के आने के बाद और पिछले कुछ सालों में बिल्डर्स के ऊपर ग्राहकों का थोड़ा ट्रस्ट बढ़ा ज़रूर है, पर ये ट्रस्ट इश्यू अभी भी है. तो एक ग्राहक को कैसे ट्रस्ट करना चाहिए, कब ट्रस्ट करना चाहिए, कोई ऐसे आप पॉइंट्स या कुछ बता सके कि ये चीज़ें देख ले तब जाकर आप एक भरोसा कर सकते हैं बिल्डर के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ी अपनी ज़िंदगी की कमाई घर खरीदने में लग रही है, तो वो ट्रस्ट कैसे कब करे, क्या देख के करे? जैसा कि मैंने कहा, ट्रस्ट आता है पास्ट परफॉर्मेंस से। यदि डेवलपर नया है, उसने कुछ नहीं बांधा है अभी तक, लेकिन फिर भी वो अच्छे बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट से आता है, तो डेफिनेटली आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस डेवलपर को आप जानते ही नहीं हैं, उसका पहला प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली आपको सतर्क हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे आप रेरा वेबसाइट पे जाके प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, आप उस बिल्डर के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। उनका फिनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है, वो आप बातों बातों में चेक कर सकते हैं। मार्केट में उस बिल्डर के बारे में फीडबैक कैसा है, वो आप चेक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, आप किस टाइम पे घुस रहे हैं, वो भी मैटर करता है। बहुत बारी हम ऐसे टाइम पे प्री लॉन्च में लेते हैं जहाँ पे पोजीशन का टाइमलाइन लगभग 3-4 साल होता है। वैसे में कोशिश करें कि बिल्डर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपकी पूरी जीवन की कमाई लगभग, आप तो ये श्योर है कि एक नॉर्मल इंसान 20-30 साल का लोन लेता ही लेता है, तो वो लोन देगा और अपने सपनों का आशियाना नई टाइम पे ले पाएगा, तो बाद में बहुत दुख होगा। तो बेटर है कि सस्ती चीज़ों पे ना देख के एक साउंड सेफ बिल्डर चुनें, और जो मैंने आपको ये 4-5 चेकलिस्ट बताए वो महत्वपूर्ण है। ઓકે, તો બિલ્ડરનું પાસ્ટ પરફોર્મન્સ અહીં આગળથી ખાસ જોવાનું છે, અને એ તમારે માટે ખાસ મહત્વનું છે. અને અગાઉ પણ જે રીતે અમે આપને પણ જણાવ્યું છે કે એક તો આપ રિસર્ચ કરીને જાણી શકો છો, પણ જો પાસ્ટ પ્રોજેક્ટ હોય તો એ પ્રોજેક્ટની પણ તમારે એક વખત મુલાકાત લઈ લેવી જોઈએ. ને તમે જે પ્રોજેક્ટમાં ઘર ખરીદવાનું ઈચ્છી રહ્યા છો એનું કામ કેટલા સુધી પહોંચ્યું છે, લોકેશન પર જાઓ, વિઝિટ કરો, અને એ પણ તમે એક કયા સ્ટેજ ઉપર કન્સ્ટ્રક્શન આવ્યું છે એ પણ તમારે જોવાનું રહેશે. પ્રી લોન્ચ જેવા
જેવા તબક્કા પર જો તમે અહીંયા આગળથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છો કે બાઇંગ કરી રહ્યા છો તો વધારે સતર્ક રહેવાની અહીંયા આગળથી જરૂર પડશે. તો આ એક મહત્વની વાત આપણે કરી છે. पर राजीव जी, जैसे हमने आपने कहा कि कॉस्ट के ऊपर सिर्फ कॉस्ट को देख के ही डिसीजन नहीं लेना चाहिए, पर ये जब घर खरीदने की बात आती है ना तो बजट ही एक वो सबसे बड़ा एक रहता है कि पहले इंसान वही देखता है कि मेरे बजट में कौन सा आ रहा है, और वो पहला होता है कि हम किसी एक प्रोजेक्ट को चुनते हैं और वहाँ विजिट करके देखने की शुरुआत करते हैं कि जो एक अपने बजट में जो आ रहा है. पर कई बार ये होता है कि एक प्राइस तो बता दी जाती है, पर बाद में आखिर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे हिडन कॉस्ट धीरे धीरे पता चलते हैं. तो ये हिडन कॉस्ट कितना इम्पैक्ट करते हैं? अच्छा खासा इम्पैक्ट करता है, खास करके अफोर्डेबल सेगमेंट जिनके पास लोन बहुत मुश्किल से होता है, जिनकी इनकम काफ़ी कम होती है और उसमें वो चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं अपने एक ड्रीम होम ले लूँ. अच्छा खासा लगभग 10-15% का कॉस्ट हो जाता है. आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकती हैं, जैसे हम कार खरीदने जाते हैं तो कार का ऑन रोड प्राइस आते आते और टॉप मॉडल आते आते कार ऑलमोस्ट 25-30% उसका प्राइस बढ़ जाता है. सिमिलरली रियल स्टेट में भी जब आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको सिर्फ बेस PSF बताया जाता है, मतलब बेस प्राइस बताया जाता है. आप ऐसे समझ लीजिए अपने लेमैन लैंग्वेज में. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है जो घर को महंगी बना देती हैं, लगभग 10-15% फॉर श्योर. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो गवर्नमेंट टैक्सेस होते हैं हमारे, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST. उसके बाद और भी खर्चे होते हैं और भी चार्जेस होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग बताई जाती है, जो आप पे करते हैं. फॉर एग्जांपल बहुत सारे बिल्डर फ्लोराइज लेते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स क्लब का प्राइसेस लेते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स डेफिनेटली पार्किंग का प्राइस लेते हैं, ठीक है. बहुत लोग व्यू के चार्जेस भी लेते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एंड टैक्सेस को पकड़ के और बाकी खर्चों को पकड़ के, पार्किंग एंड बाकी चीज़ों को पकड़ के लगभग 10-12-15% आपके बेस प्राइस से ऊपर ही होता है. ઓકે, તો ખાસ ધ્યાન રાખવાની વાત છે કે જે તમારે ફ્લેટની બેઝિક કિંમત આવે છે એના બાદ કદાચ તમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી રજિસ્ટ્રેશનની ગણતરી કરી લીધી હશે, પણ આ બાકીના બધા હિડન કોસ્ટ જે છે એને જોતા તમારી ગણતરી જે છે એ 10થી 15% જેટલી વધી શકે છે. તો આ કોસ્ટને ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને ત્યારે તમારે આ તમારું ઘર લેવાનું ડિસિઝન છે એની ગણતરી જે તમે કરશો ફાઇનાન્શિયલી એમાં 10થી 15%ની હિડન કોસ્ટ હોઈ શકે છે. तो एक तो क्लैरिटी मेळवવાની પહેલાં તમારે પૂરેપૂરી કોશિશ કરવાની રહેશે અને આ થોડી તૈયારી કરીને ચાલવાનું રહેશે. अब इसके आगे का सवाल जो हम आएगा वो यही आएगा कि अगर किसी का बजट चाहता हर कोई आजकल कोविड के बाद ये दौर चला है कि अगर 1 BHK चाहिए तो 2 BHK खरीदने की कोशिश करते हैं. फिर वो एक 1.5, 2.5 ये वाला ट्रेंड भी अभी चलता हुआ दिख रहा है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो घर से काम करने के लिए भी जगह है, पर बजट टाइट बहुत बार रहता है. तो ऐसे जब मौके आते हैं कि हमें थोड़ा बड़ा घर अच्छा लग रहा है पर बजट टाइट है, क्या सलाह देंगे आप? क्या करना चाहिए? बजट को इंक्रीज करना चाहिए या कुछ उसके साथ वो डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें अपने बजट के साथ स्टिक रहना चाहिए? क्या करें जब अगर बजट टाइट हो? आज के दिन में जब आप घर खरीदने जाते हैं तो एक बहुत मेजर डिसीजन होता है, स्पेशली आपके पूरे लाइफ टाइम, पूरे फैमिली की लाइफ टाइम सेविंग्स जाती है उसके अंदर में. तो इसमें 2 चीज़ है, या तो आप, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि आपको कभी भी, और ये सच्चाई है, आपको कभी भी ना परफेक्ट घर नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं. परफेक्ट घर नहीं मिलेगा. हाँ, आप राइट डिसीजन जरूर ले सकते हैं उस वक्त. आपका बजट बजट का कंस्ट्रेंट है, आप चाहते हैं कि मेरे बजट में अच्छा घर मिल जाए, तो आपको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी. या तो आप लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या तो आप साइज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. बट ये लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, मतलब आप जहाँ चाहती हैं उससे थोड़ा हट के फ्यूचर लोकेशन में लेती हैं, तो आपको बड़ा घर मिल सकता है. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा फ्यूचर लोकेशन है, बट आने वाले टाइम में वो भी इसी मेन लोकेशन का हिस्सा बन जाएगा. या आप प्राइम लोकेशन में लेती हैं और अपने बजट के हिसाब से लेती हैं, तो चूंकि लोकेशन इतना महंगा है तो आपको अपने हिसाब का बड़ा घर नहीं मिल पाएगा, आपको साइज़ में थोड़ा
कटौती करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं तो टिक मार्क है। लेकिन आपने गलती से बिल्डर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया तो आपके लाखों की और इतने सालों की मेहनत पे तकलीफ आ सकती है। अब राजीव जी, मुझे ये जानना है कि ये सारी बातें हमने जो की वो एंड यूजर समझ के की, पर अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और रियल एस्टेट में क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो? अब वो ज़माना गया जहाँ पे आप ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब 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 लोग बहुत एजुकेटेड हो गए हैं। आप क्लिक ऑफ अ बटन से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। और जब रियल एस्टेट का मामला आता है तो डेफ़िनेटली चूँकि अवेयरनेस इतनी बड़ी है, रेरा आया है, आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ सकती हैं, तो डेफ़िनेटली ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से बचें। और कभी भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3 बातों का मुख्य ख्याल रखें। नंबर 1, लोकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्रॉमिसिंग है। या तो लोकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट है, या लोकेशन क्लियरली दिख रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग है और लोकेशन उम्दा है, आगे जाके भी ये और ऊपर ही जाएगा, तो लोकेशन हो गया। दूसरा पॉइंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या उस लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप्ड है या आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होने वाला है। उस बात का आपके पास ठोस सबूत, ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। तो पहली हो गई लोकेशन, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट है कि क्या आपने ये जो परचेस करना चाह रहे हो ये फ्यूचर पोटेंशियल है कि नहीं, फ्यूचर डिमांड इस पे आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि जहाँ पे लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस फ्यूचर डिमांड है वहाँ पे ग्रोथ अच्छी ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से लोकेशंस होते हैं, एज अ लेमन मैं कैसे समझूं कि लोकेशन कहाँ अच्छा है, या फॉर दैट मैटर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ अच्छा है, फ्यूचर डिमांड या पोटेंशियल कहाँ अच्छा है। तो जहाँ पे भी आप देखती हैं कि हाईवेज बन रहे हैं, मेट्रोज आ रही हैं, कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, वहाँ पे मैक्सिमम नौकरियाँ आएंगी, मैक्सिमम मार्केट्स बनेंगे। वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट डालती हैं तो 100% आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो राजीव जी, जैसे कि आपने बताया कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब ध्यान रखना चाहिए। अब यही बहुत कुछ होता हुआ हम अभी देख रहे हैं। एयरपोर्ट से पनवेल और नवी मुंबई आया, मुंबई 3.0 पे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। अहमदाबाद ओलंपिक और वो खेल की वजह से आ रहा है, और मुंबई की ही हम बात करें तो वाधवान पोर्ट और ये सब बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। इवन नासिक, क्योंकि वो वहाँ पे कुंभ होने जा रहा है। जी। तो इन सब को देखते हुए जो इन्वेस्टर है या जो एंड यूजर है, क्या उनको ये सब इस पे ध्यान देना चाहिए? ये जो होम बाइंग या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की अगर वो सोच रहे हैं तो? जी, एकदम देनी चाहिए। आप सही एग्जांपल्स ले रही हैं, बिकॉज़ ये सारे एग्जांपल्स जो भी पॉकेट्स आप बता रही हैं, इसके अंदर में फ्यूचर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और लोकेशन भी है। तो डेफ़िनेटली ये सारे के सारे प्रॉमिसिंग हैं। ઓકે, તો આપણે વાત કરી, અને ખાસ જે મહત્વનો મુદ્દો और एक सवाल जो जी। जो हर घर खरीदार के दिल में दिमाग में रहता है, लोन ले या ना ले, ले तो ज़्यादा लोन पे जाए या ज़्यादा डाउन पेमेंट पे जाए? देखिए, लोन को अक्सर बर्डन के रूप में देखा जाता है, बट होम लोन से सस्ता कोई लोन नहीं होता। और यदि आपने स्मार्ट लोन प्लानिंग की है, तो आप अपना मनचाहा एसेट क्रिएट कर सकती हैं। तो लोन को बर्डन ना ले, मेरे हिसाब से लोन को लीवरेज की तरह ले, और आपके इनकम का 35 से 40% ही ईएमआई होना चाहिए। તો ઈએમઆઈ વધારે ના આવે એ રીતે જો તમે લોન લેતા હો તો તમારે કંઈ વાંધો નથી આવતો, અને આ એક તમારા પર બર્ડન ન મળે એને માટે એક ખાસ ખ્યાલ રાખો। और एक आखिरी क्वेश्चन जो जी। जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप दर्शकों को बता पाएंगे। बहुत सारे सवाल के जवाब हमने देने की कोशिश की, पर ऐसी क्या गलतियां होती है जो अक्सर हो जाती है होम बायर्स से, पर करनी नहीं चाहिए? हमारे दर्शक अगर घर खरीदने जाए तो ये गलतियों से बिल्कुल बचें। हम अक्सर कहते हैं कि घर खरीदना एक इमोशनल डिसीजन होता है, लेकिन जब आप घर खरीदते हैं तो सिर्फ इमोशन से ना खरीदें, फिनेंशियल डिसिप्लिन मस्ट है। बहुत बारी हम घर खरीदते वक्त घर देख के खरीद लेते हैं, ये सोच के नहीं खरीदते कि 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी,
इसका रीसेल वैल्यू क्या रहेगा, डिमांड कितनी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात 5 साल के बाद जो आपकी खुद की नीड है वो फुलफिल होगी कि नहीं इस घर में। तो आपको वो ध्यान में रख के घर जरूर खरीदना चाहिए जिसमें पोटेंशियल भी हो, प्रेजेंट भी हो, और सबसे अच्छी बात पीस ऑफ माइंड हो। ઓકે, તો તમામ ઘર ખરીદદારો માટે અને ખાસ ઇન્વેસ્ટર છે એમના માટે પણ આપણે આ ચર્ચા કરી છે અને ખાસ ટેક અવે જે છે લોકેશન તમારે ખાસ જોવાનું છે. બીજું તમે બજેટનું તો ચોક્કસપણે ધ્યાન રાખવાના જ છો, તમારા બજેટમાં જ ઘર ખરીદજો. લોનને પણ આપણે સ્પર્શી લીધી છે અને ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે તમારું જે કમ્યુટ છે, તમારી ઓફિસ છે, બાળકોની સ્કૂલ છે, એ બધાને ખાસ જોઈ લેજો. સોશિયલ ઇન્ફ્રા કેવું છે આસપાસ, હોસ્પિટલ વગેરે વગેરે, આ બધું જોઈને તમે હોમ બાઇંગનું એક ડિસિઝન ચોક્કસપણે લઈ શકો છો. અને મહત્ત્વનું જે છે બિલ્ડર સારા પસંદ કરો, ડેવલપર સારા પસંદ કરો અને એમનો પાસ ટ્રેક ચોક્કસથી चेक કરીને ત્યારબાદ તમે આ ઘર खरीदारी डिसीजन लेजो. राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ત્યારે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડ માટે હાલ પૂરતું આટલું જ, પણ જતાં આપને ફરી એક વખત યાદ કરાવી દઉં કે આપના રિયલ એસ્ટેટમાં કે પ્રોપર્ટીને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય, ઘર ખરીદવાને લઈને હોય કે પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે હોય, અમને લખી મોકલાવો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. અમે નિષ્ણાતો પાસે તમારા પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરીશું. તો હાલ તો મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.